दोस्तों हम अपनी पाक आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं मगर ये वीडियो उनके लिए है जो पाकिस्तान आर्मी की इमेज को दागदार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में दुनिया का अंदाजा कुछ इस तरह है कि यहाँ आर्मी की मंशा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और पाकिस्तान में कई बार आर्मी की तरफ से मार्शल लॉ भी लग चुका है जो पाकिस्तान की इज्जत पर एक घिनौना दाग है। इसमें कोई शक नहीं कि मार्शल लॉ के अरसे में पाकिस्तान में वो तरक्याती काम हुए जो जमहूरी हुकूमतों में भी नहीं हो सके। मगर एक सवाल का जवाब वाकई हमें तलाश करना है कि जब अंग्रेजों से दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, दोनों की आर्मी ने एक ही एकेडमी में ट्रेनिंग की, तो ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान की सियासत आर्मी के बिना नहीं चलती और भारत की आर्मी अपने बैरक से बाहर नहीं आती। क्या पता कि भारत में मार्शल लॉ लगने की कोशिश भी हुई हो मगर दुनिया के सामने ना आया हो। तो भारत में आज तक मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा, आज इसी पर हम बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और नॉलेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। जब भारतीयों से पूछा जाता है कि पाकिस्तान की तरह भारत में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा, तो अक्सर लोग भारत के एक्स जनरल करियप्पा का बयान सामने कर देते हैं जो उन्होंने अपने जवानों से ये कहा था, सियासत एक जहर है, इससे दूर रहना। मगर क्या ये इतना आसान है? नहीं। आज आपको बताते हैं कि भारत ने मार्शल लॉ को अवॉइड करने के लिए क्या इकदाम उठाए और वो कितने कामयाब भी रहे। किसी भी मुल्क में मिलिट्री अपनी हुकूमत से ज्यादा ताकतवर तब होती है जब हुकूमत कमजोर हो और आवाम को डिलीवर करने में नाकाम रहे। मिसाल के तौर पर 1953 में लाहौर में मुस्लिम और कादियानी दंगे हुए। हुकूमती मशीनरी हालात संभालने में नाकाम रही तो आर्मी को तलब किया गया। पाक आर्मी ने हालात तो संभाल लिए, इसके अलावा घरों की मरम्मत, सड़कों की मुरम्मत और कम्युनिकेशन का निज़ाम भी दुरुस्त किया। यानी जो काम हुकूमत महीनों में करती वो आर्मी ने कुछ ही हफ्तों में कर लिया। अवाम को भी ये लगा कि पाक आर्मी कितनी एफिशिएंट है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें तुर्की में देखने को मिली जब उर्दगान का तख्ता उलटने के लिए वहां की मिलिट्री ने कूप किया तो वहां की आवाम सड़कों पर टैंकों के सामने लेट गई और उन्होंने इस मिलिट्री कूप को नाकाम बना दिया क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत से बहुत खुश थी। इसके अलावा कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग ने 1947 से पहले कभी हुकूमत नहीं चलाई थी, जबकि कांग्रेस को सरकार के मामला चलाने का तजुर्बा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम अहम फैसले कायद-ए-आज़म ही करते थे और 1948 में उनकी वफात के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया जिसकी वजह से सियासी अफरा-तफरी पाकिस्तान में फैलती चली गई, जबकि पाकिस्तान का आइन भी अभी तक तश्कील नहीं पाया था और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर न होने की वजह से भी काफी काम खराब हुआ। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के पास 150 सिविल सर्वेंट्स थे और भारत के पास 1400। इसके बाद पाकिस्तान के पास साबका हिंदुस्तान की 23% जमीन थी मगर 17% सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स थे। कराची के अलावा तमाम इंडस्ट्रियल शहर भारत के हिस्से में आ गए थे और वो क्यों, ये एक अलग बहस है। इसलिए पाकिस्तान एक मुस्तहकम टैक्स का निज़ाम नहीं बना पाया। इसके अलावा इसके पास अपना दारुल हुकूमत भी नहीं था तो कराची को ही इब्तदाई दारुल हुकूमत बना दिया गया। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हर वक्त हमले का खतरा रहता था। इस वजह से पाकिस्तान को अपने शुरू के सालों में दिफाई बजट में 70% तक मुख्तस करना पड़ा, जबकि भारत ने सारा ध्यान अपनी फूड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर दिया। शायद इसलिए भी पाकिस्तान आर्मी की भूख शुरू से ही ज्यादा रही है। इसी वजह से पाकिस्तान आज़ादी के बाद लो टैक्स इनकम, फूड शॉर्टेज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जकड़ा गया। इसी वजह से पहले 9 साल में पाकिस्तान के 4 प्राइम मिनिस्टर और 4 गवर्नर जनरल बदल दिए गए। 1957 यानी 1957 तक पाकिस्तान का पहला आइन भी नहीं बना था। पाकिस्तान आर्मी में उनकी पंजाबी डोमिनेंस का भी बड़ा हाथ था। 1947 के बंटवारे से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 60% तक पंजाबी सोल्जर और अफसर थे। पंजाबी मुसलमान सोल्जर पाकिस्तानी हिस्से में आ गए। अब भारतीय पंजाब की आबादी 5% और पंजाबी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में 32% थी। पाकिस्तान की पंजाबी आबादी 25% थी मगर आर्मी में 72% तक उनकी रिप्रेजेंटेशन थी और ये सब तो वेस्ट पाकिस्तान में था। ईस्ट पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में 55% पाकिस्तानी आबादी थी और उनकी आर्मी में रिप्रेजेंटेशन 5% थी, जो बाद में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बनी।
अब एक ही तबके का आर्मी में डोमिनेंस कई अंदरूनी कमजोरियों को बढ़ा देता है। दूसरी तरफ भारत ने आर्मी को डाइवर्सिफाई करने के लिए काफी स्टेप्स लिए और वहां की कास्ट और मजहबी डाइवर्सिटी को उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। वहां 32% आर्मी पंजाबी जरूर थी, उसमें 18% ही सिख थे और 14% हिंदू थे। सिखों में 75% जट सिख थे और 25% रामदासी थे। इंडियन इन्फेंट्री में 20% गोरखा रेजिमेंट के जवान भी शामिल थे। यानी इस वक्त भारतीय आर्मी एक मुकम्मल डाइवर्सिफाई आर्मी थी, जिसमें हर रंग और मजहब के लोग थे, मगर बड़े ओहदों पर पंजाबी ही थे। मगर उस वक्त भी भारतीय हुकूमत ने एक कोशिश ये रखी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पंजाबी नहीं होगा, और 1947 से 1975 तक सिर्फ एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पंजाबी था। इसके अलावा 3 मूर्ति भवन आर्मी चीफ का बंगला हुआ करता था, जिसे प्राइम मिनिस्टर हाउस बना दिया गया, और भारतीय आर्मी चीफ को कमांडर इन चीफ कहा जाता था, उसे बदलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया गया और कमांडर इन चीफ का टाइटल भारतीय सदर के पास चला गया। अब आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों सदर के मातहत थी। इसके अलावा भारतीय सरकार ने पूरी कोशिश की कि आर्मी को मौका ना मिले। हालांकि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगा देने के बाद भी आर्मी की जुर्रत ना हुई कि वो कुछ भी मुदाखलत करें। ये उनके वजीर आजम की ताकत को जाहिर करता है, और भारतीय हुकूमत ने रिलीजियस बेस्ड इलेक्टोरल सीट्स को खत्म करके वो रिजर्वेशन का एक नया निजाम लेकर आए, और उन्होंने सूबों को मजहब की बेस पर नहीं, जुबान की बेस पर डिवाइड किया, जिससे लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा हुई। और यहाँ पाकिस्तान में उर्दू को कौमी जुबान का दर्जा तो मिला, मगर बाकी जुबानों के लोगों में तफरका बढ़ने लगा और इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जबकि मशरकी पाकिस्तान के 55% लोग उर्दू नहीं जानते थे, और बांग्लादेश बनने में ये भी एक अहम नुक्ता साबित हुआ। अब आते हैं सबसे अहम नुक्ता पर। आज़ादी से पहले ब्रिटिश आर्मी के पास मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो मिलिट्री के तमाम अखराजात को देखता था, मगर आज़ादी के बाद इसको बदल दिया गया और तमाम अखराजात डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिए गए। अब आप चाहे जानते हैं या नहीं, पाकिस्तान की आर्मी के अपने भी कई बिजनेस हैं, जिसमें फौजी फाउंडेशन और DHA के अलावा बैंक्स, ISPR के ड्रामे और फिल्मों के प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ है। तो जब फौज को माशी आज़ादी है तो ताकत भी बेहिसाब होगी। भारतीय हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता पहला मिलिट्री की फोर्स को बढ़ाया, जिससे आर्मी और सिविलियन की खलीज भी कम हुई, और जो आर्मी चीफ रिटायर हुए उनको सफीर बनाकर कुछ अरसे के लिए कनाडा, श्रीलंका या बाकी किसी मुल्क में भेज दिया जाता। ये स्टेप्स भारत ने आज़ादी के कुछ अरसे बाद ही लेने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शायद मार्शल लॉ या बगावत का ख्याल ही नहीं आया। जब फौज के माशी वसाइल महदूद होंगे तो वो भी अपने बॉर्डर से बाहर नहीं आएगी। नहीं तो बर्मा की मिसाल हमारे सामने है, जहां की फौज की अरबों डॉलर्स के बिजनेसेस हैं और वहां भी आज तक जमहूरियत फल फूल नहीं सकी। पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लगाने के लिए एक अलग से ब्रिगेड है, जिसे 111 ब्रिगेड कहा जाता है, और इसका हमेशा से एक बंदा वजीर आजम के साथ होता है। तो क्यों पाकिस्तानी वजीर आजम हमेशा दबाव में रहते हैं, और क्यों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इतनी मजबूत नहीं होती? इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरी तर्ज में सियासतदानों ने अरबों डॉलर्स की करप्शन की है, मगर वो एक अलग बहस है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पर सियासतदान करप्ट नहीं। मगर अब पाकिस्तान की अदलिया ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि फौज अपने तमाम बिजनेस वेंचर्स बंद करे, और जो रकबा डिफेंस के लिए मिला है उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई जगह पर आर्मी की जमीनों पर मैरिज हॉल और शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, और सोशल मीडिया पर भी अब फौज के कारोबार पर खुली तनकीद होने लगी है, जिससे अब ISPR खाइफ और गायब रहने लगी है। पाकिस्तान में यह भी मशहूर है कि अगर आप पाक आर्मी के खिलाफ बात करते हैं तो काले रंग का वीको डाला आपको उठाकर ले जाता है, जिस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और नॉलेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।